हेलो थिंकर्स, स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे यह एक न्यूज़पेपर में आया था कि यूएस ने ब्लेम किया है इंडिया पे कि आपने जो पन्नू है, एक खालिस्तानी लीडर है, उनकी उनकी हत्या करने का आपने प्लान किया था और जो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो यूएस ने इंडिया पे ऐसा ब्लेम किया है, बट इंडिया ने इसका रेस्पॉन्स दिया है कि इंडिया ने ऐसा कोई नहीं किया है और इंडिया इस पर जांच करवाएगा, बाद में बताएगा कि क्या हुआ था एक्चुअली। लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। उसके बाद में ये आर्टिकल है, इजराइल के खिलाफ इंडिया ने वोट किया, उसके खिलाफ आर्टिकल है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जाते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है वो है हमारा पहला आर्टिकल है इंडिया वोट्स फेवर ऑफ यूएन जनरल असेंबली रेजुलेशन ओवर सीरियन गोलन हाइट्स। इंडिया ने गोलन हाइट्स पे जो यूएन जनरल असेंबली में रेजुलेशन आया था उसमें उसके सपोर्ट में वोट किया है। इसके बारे में ये आर्टिकल है और न्यूज़ भी है इस पर। तो जान लेते हैं पहले गोलन हाइट ये मैटर क्या है। देखो, इजराइल का मैं एक रफ मैप बनाता हूँ। तो इजराइल का ऑलमोस्ट आपको ये मैप वगैरह तो याद होना ही चाहिए। इजराइल का ये मैप है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे है गाजा पट्टी, यहाँ पे वेस्ट बैंक, जेरूसलम, और यहाँ पे है गोलन हाइट। ठीक है, यहाँ है लेबनान, यहाँ सीरिया, और यहाँ जॉर्डन। ठीक है, अब देखो ये जो गोलन हाइट है ना, ये पहले था सीरिया के पास में। 1967 में इजराइल पर अटैक किया अरब देशों ने, जो 6 डेज़ का वॉर हुआ था, आपको पता ही होगा 6 डेज़ वॉर। ठीक है, 6 दिन तक युद्ध चला था ये। इसमें क्या किया इजराइल ने, ये जो गोलन हाइट था ना जो सीरिया के कब्जे में था, इजराइल ने इसको अपने कब्जे में ले लिया गया। ठीक है, अब इस पर बार बार यूएन में वो आते रहते हैं रेजुलेशन, तो इस बार भी रेजुलेशन आया था। इंडिया ने इसका सपोर्ट किया है। टोटल देखो बात करो ना, 91 कंट्री ने इसको फेवर में वोट किया है यूएन जनरल असेंबली के। नहीं, ये जो है गोलन हाइट सीरिया का है, इजराइल को इसको वापस कर देना चाहिए, इसके फेवर में वोट किया है। इसके अलावा 62 कंट्री है, इन्होंने ना तो फेवर में वोट किया ना खिलाफ वोट किया। इन्होंने ये मतलब वोट ही नहीं किया, कुल मिला के ये वोट छोड़ के एब्सेंस रह गए थे, वोट नहीं किया था। 8 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया कि नहीं ये इजराइल का ही है, ये सीरियन गोलन हाइट, तो इसको खिलाफ में वोट किया। तो खिलाफ में तो आपको पता ही होगा जो इजराइल के टच में है यूएसए होगा। देखो कहाँ है खिलाफ वोट करने वालों में, तो यूएसए होगा, एक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये होंगे यूके, यूएनए, और इजराइल तो होगा ऑब्वियस है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह जो इसके अलाइ कंट्री है। और खिलाफ में चाइना होगा ही होगा, सॉरी सपोर्ट में चाइना, रसिया, उसके साथ साथ पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी ये किसने सपोर्ट किया किसने खिलाफ किया ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको क्यूरियोसिटी हो तो उसके लिए, बाकी ये मैटर करता नहीं है। एक बार गोलन हाइट के बारे में हमने देख लिया, ये सीरिया का है जो इजराइल ऑक्यूपाइड है 1965 में, सॉरी 1967 में ये इजराइल द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया था। इसके बारे में है हिंदी में भी, एक बार देख लेना। सीरियन गोलन हाइट न्यूज़ में क्यों देख लिया, सीरियन गोलन हाइट के बारे में देख लिया। इजराइल का मैप आपको पता होना चाहिए, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ऊपर जो गोलन हाइट, मैप कौन सा जॉर्डन का है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मेडिटेरियन सी। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से पता होगा। यहाँ पे इजराइल वो एक रिवर का भी प्लान कर रहा है, सॉरी कैनाल का भी प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है, स्वेज कैनाल, ये सब, रेड सी, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैप में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप, हर बार क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ आप याद रखना। बार बार मैं बोलता हूँ मैप पता होना चाहिए। ये था। अब यूएन की जनरल असेंबली के बारे में एक बार हम देख लेते हैं, न्यूज़ में था जनरल असेंबली, तो इसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसके बारे में देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये है ना यूएन की ओनली यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ओनली यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव, ओनली वर्ड है ये, एक बार बार ट्रिक यूज़ की जाती है प्रीलिम्स से पहले यूपीएससी वालों के, कि कुछ एक्सट्रीम वर्ड होते हैं जैसे ओनली है, ऑल है, नन है, ऐसे कभी वर्ड यूज़ हो जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम में। बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं, तो ऐसे वर्ड यूज जाते हैं ना, मोस्ट टाइप में वो जो स्टेटमेंट होती है ना वो रॉन्ग ही होती है कि ओनली वी कैन डू इट, ऐसा कोई, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओनली इंडिया कैन डू दिस, मतलब ओनली इंडिया ने ही ऐसा किया है या इंडिया ही ऐसा करने वाला देश है। तो ओनली एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना, तो मोस्टली वो स्टेटमेंट गलत होती है, ऐसे बार बार बताया जाता है जब गेस मास्टरी होती है ना तब। तो मोस्ट टाइम में ये बताया, लेकिन यहाँ पे आप इसको देख के आप ये आंसर सॉल्व करोगे
तो वो पे 2016 से 11, 12, 13 तक चलते थे। अब ये यूपीएससी इस पर समझ में आ गई, यूपीएससी ओनली वगैरह वर्ल्डन वो कन्फ्यूज़ करने के लिए डालती। तो इसके भरोसे बैठना मत। तो यहाँ देखो ओनली यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, मतलब यूनाइटेड नेशन को केवल एकमात्र यूनिवर्सली ये रिप्रेजेंट करती है। और इसके फंक्शन क्या क्या है, ये करती है अपॉइंट करती है कैसे, जनरल सेक्रेटरी को। यूएन का जो जनरल सेक्रेटरी होता है ना, यूएन का जनरल सेक्रेटरी उसे अपॉइंट करती है। कौन करती है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल काउंसिल होती है, अपॉइंटमेंट करती है। किसकी रिकमेंडेशन भी करती है, तो सेक्रेटरी काउंसिल की। ये चीज़ आप याद रखना, सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो रिकमेंडेशन देती है किसी यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, कि आप है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेक्रेटरी है ना, उसे जनरल सेक्रेटरी उसे अपॉइंट करो। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिकमेंडेशन देता, सिफारिश देती है कि आप अपॉइंट करो जनरल असेंबली में सेक्रेटरी जनरल को आप अपॉइंट करो। ये चीज़ समझ में आ गई, इसका पहला फंक्शन है। उसके अलावा भी ये क्या करते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर। देखो यूएन में 5 तो परमानेंट मेंबर है, 7 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ये तो फिक्स है। इसके होते हैं वोट। अब इसके वोट होते हैं ना, ये वोट कहाँ होते हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होते हैं ना, जनरल असेंबली में ही इसके वोट होते हैं। तो ये वोट का होते हैं, इलेक्शन करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर के, कहाँ पे, जनरल असेंबली में होते हैं। उसके अलावा जो बजट होता है, यूएन का जो बजट होता है कौन पारित करता है, वो भी जनरल असेंबली करती है, ठीक है। और बजट के साथ साथ इंटरनेशनल जो भी पीस है, सिक्योरिटी है, उसके जो सिक्योरिटी है, पीस, उससे रिलेटेड डील करते हैं, तो वो कहाँ होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होती है, पीस सिक्योरिटी वगैरह। इसके साथ साथ कोई भी डिबेट डिस्कस वगैरह किसी इश्यू पे होता है, वो जनरल असेंबली में होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जनरल असेंबली में होती है। इसके फंक्शन आपने एक बार आपको समझ में आ जाएगा। एक तो नॉन परमानेंट मेंबर का इलेक्शन जनरल असेंबली में होता है, साथ ही साथ में जनरल असेंबली वो अपॉइंट करती है किसी जनरल सेक्रेटरी को, किसकी सिफारिश पे या किसके रिकमेंडेशन पे, तो सेक्रेटरी काउंसिल के सिक्योरिटी काउंसिल उसके रिकमेंडेशन पे। बजट को अप्रूव कौन करता है, तो जनरल असेंबली करेगी। डिबेट डिस्कशन होता है, ये सब होता है। अब देखो एक चीज़ ये भी याद रखना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजुलेशन, यूनाइटेड नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो वीटो पावर वाली बॉडी है ना वो है सिक्योरिटी काउंसिल। वो रेजुलेशन पारित करती है, उस रेजुलेशन को यूपीएससी पूछती है, कई बार यूपीएससी पूछी गई, 2-3 बार इसका क्वेश्चन बनाए। तो एक रेजुलेशन है 497 497 नंबर का एक रेजुलेशन है। ऐसे प्रीलिम में क्वेश्चन आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजुलेशन है 497 किससे रिलेटेड है, ऐसे दिया जाएगा। 4 स्टेटमेंट होंगे कि ये रिलेटेड है इंडिया पाकिस्तान इश्यू, पीओके से रिलेटेड, ऐसा 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा है। तो ये रिलेटेड है किससे, इजराइल और अरब कंट्री के बीच में वॉर हुआ था, 6 डे का वॉर हुआ था, 6 डेज वॉर हुआ था, उस वॉर से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, इजराइल और अरब कंट्री के बीच में 6 डेज का जो वॉर हुआ था, 6 डेज वॉर, उससे रिलेटेड ये है रेजुलेशन। यहाँ ये रेजुलेशन 497 रेजुलेशन किससे संबंधित है, ये है इजराइल और अरब कंट्री के बीच में 6 डे का वॉर हुआ था 1967 में, उससे रिलेटेड है। इजीली याद रह जाएगा, आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद रह जाएगा। 497 किससे रिलेटेड है, ये 497, 7 से 7 याद कर लेना, 9 को उल्टा कर देना 6 बन जाएगा। तो 6-7 किसी 1967 में 6 डे का वॉर हुआ था, उससे कैसे भी करके आप ट्रिक लगा के कैसे भी करके आपको याद करना, तो याद तो करना ही है। जनरल असेंबली के बारे में, ये एकमात्र सार्वभौमिक प्रतिनिधि निकाय है, किसका, संयुक्त राष्ट्र का। काम में क्या करा, सिफारिश करती है, जनरल जो सुरक्षा जनरल है उसकी नियुक्ति करता है, किसकी सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सुरक्षा जनरल की नियुक्ति करता है। इसके साथ जो अस्थायी सदस्य है यानी नॉन परमानेंट मेंबर है, उसको भी अपॉइंट करता है ये, उसके लिए जो इलेक्शन होता है वो इसी में जनरल काउंसिल में होता है। उसके अलावा जो बजट होता है उसको मंजूरी देता है। इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड जो भी बहस होती है, सिफारिशें होती है, वो यहीं होती है। अन्य अंग जो भी बॉडीज है उनके रिपोर्ट वगैरह दी जाती है, उसका आंकलन भी यहीं पर होता है। एक संकल्प आया था, हिंदी मीडियम संकल्प, और जो इसे इंग्लिश में रेजुलेशन भी कहा जाता है। एक रेजुलेशन आया था 9497 497 रेजुलेशन, किससे रिलेटेड है, प्रीलिम में क्वेश्चन आ जाए तो इजराइल ने कब्जा किया था किस पर, गोलन हाइट पर कब किया था, 1967 में, और वहाँ तब हुआ था 6 डेज का वॉर हुआ था। तो इस 6 डेज के वॉर से रिलेटेड है ये
यूएन का रेजुलेशन। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। I4C का मीनिंग, आई का इंडियन, 4C मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हमारी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जो सिफारिश दी है, मतलब उनको बोला है, उनको एडवाइस दी है, बोला है कि आप है वो सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम CFCFRMS सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म याद नहीं रही, CFCFRMS। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कहा है कि CFCFRMS में आप रजिस्टर कर लो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो ये जो CFCFRMS है इसको बनाया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर I4C ने बनाया है। ठीक है, अब जान लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको CFCFRMS में रजिस्टर करना है। और जो CFCFRMS है किसने डेवलप किया इसको क्या डेवलप? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर ने किया। अब हम जान लेते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर ये क्या है। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये होम मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। होम मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट किया था, कब किया था? 2018 में। अब इसका काम क्या है? ये साइबर क्राइम से रिलेटेड पूरे देश में कोऑर्डिनेट करता है। इसके ऑब्जेक्टिव आप देखोगे, ये नोडल पॉइंट है, किससे रिलेटेड? कर्ब करता है साइबर क्राइम के कंट्री में। देश में जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उसको कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नोडल पॉइंट का कार्य करता है। इसके साथ साथ ये स्ट्रेंथन करता है और फाइट करता है किसके अगेंस्ट में? साइबर क्राइम के लिए। और कमिट करता है कि वुमन और चिल्ड्रन के खिलाफ जो भी इश्यूज हो रहे हैं साइबर क्राइम के तहत, साइबर से सिक्योरिटी के तहत, उसको ये कर्ब करने के लिए काम करता है। इसके साथ साथ ये काम फैसिलिटेट करता है जो साइबर क्राइम है उससे रिलेटेड आपको कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी, उस कंप्लेंट फाइल करने को ईजी बना दीजिए। वैसे तो कंप्लेंट फाइल करना टफ होता है, लेकिन ये जो कंप्लेंट फाइल है उसे करना ईजी हो जाए, इसके लिए भी काम करता है। उसके अलावा भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को अवेयर करना है, प्रोग्राम देना है, हेल्प देना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग मतलब साइबर क्राइम होने वाला उसके लिए पहले से ही आपको चेतावनी देना, हाँ ये हो सकता है। जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं उसमें ये काम करता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपको याद रहेंगे नहीं और यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं मोस्टली, तो यही चांस है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऊपर ही बात हुई थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ये एडवाइस दी है गवर्नमेंट ने? तो कहा है तो बैंक है, एक इंटरनेट बैंक है। अब इंटरनेट बैंक क्या होता है वही आप समझ रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह क्या। क्रेडिट कार्ड यूनियन है, सेविंग है, लोन है, इन सबको ये एडवाइस दी गई है। हिंदी मीडियम। साइबर क्राइम समन्वय केंद्र I4C द्वारा विकसित किया गया कौन सा है? साइबर धोखा CFCFRMS इसमें पंजीकरण करने का आग्रह किया है। I4C के बारे में ये क्या है? ये अपराध से निपटने के लिए होम मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसे 2018 में मंजूरी दी थी। देश में जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं उसके लिए नोडल पॉइंट है ये। महिलाओं के लिए भी जो अपराध होते हैं साइबर से रिलेटेड उसको भी कम करने की कोशिश करता है और कंप्लेंट फाइल करना इजी हो जाए। इससे रिलेटेड जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो अपराध होता है उसे जागृत करना, अवेयर करना, पहले से वार्निंग दे देना, ये सब काम है इसके। और वित्तीय संस्थान कौन सा? बैंक है, जो भी मौद्रिक लेन देन में होता है, और इंटरनेट बैंक, वाणिज्य बैंक, क्रेडिट कार्ड यूनियन वगैरह, इन सबको वार्निंग दी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ज्वाइन ISS क्रू इन 2024। न्यूज़ में क्यों है और पहले ये है क्या? न्यूज़ में देखो, पहले न्यूज़ में जान लेते हैं। नासा और इसरो इन दोनों ने कहा है 2024 तक इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट है उनको भेजा जाएगा ISS के बारे में। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 तक इंडिया के एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, इसीलिए ये न्यूज़ में दोनों कोलैबोरेशन करके 2024 में वहाँ पे भेजेंगे, न्यूज़ में है। अब ये सब के बारे में जानते हैं अपन कि देखो अपने US के एक सेनेटर थे, इंडिया आए थे, तब उन्होंने कहा था कि नासा और इसरो के बीच में, इनका नाम था बिल नेल्सन, इंडिया आए थे, नासा और इसरो के बीच में कोऑर्डिनेट बढ़ना चाहिए, इनके बीच में क्रिटिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी,
इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, आईसेट के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी के तहत इनके बीच में पार्टनरशिप बढ़नी चाहिए। ह्यूमन और स्पेस में फाइटिंग जो हो रही है उसमें भी कोलाबोरेशन होना चाहिए, ज्वाइन वर्क करने चाहिए। स्पेशली हैज़ बिन इसरो और नासा को, उसके अलावा भी निसार जैसे प्रोग्राम है उनमें भी मिलकर काम करना चाहिए। निसार प्रोग्राम क्या है, ये रेडार प्रोग्राम है, बाद में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी ये सबको साथ में काम करना चाहिए। इसलिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। हिंदी मीडियम न्यूज़ में है, इसीलिए तो न्यूज़ में है कि क्रू को भेजा जाएगा 2024 तक। नासा इसरो मिलके इसको वहाँ भेजने का काम करेंगे, इसलिए न्यूज़ में है। कहाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इसलिए न्यूज़ में है। अमेरिकन सेनेटर भारत विजिट किए थे, उस टाइम में जो भी ये मेंस में लिखने लायक पॉइंट आप यहाँ से एक्सेप्ट करके मेंस में लिख सकते हो। आईसीटी प्रोग्राम था, आईसीटी प्रोग्राम के बारे में लिख। निसार प्रोग्राम इंडिया और यूएस के बीच में है, मेंस में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं अपन निसार के बारे में। निसार के बारे में बात करें तो निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो। देखो, निसार का फुल, एन से होता है नासा, आई से होता है इसरो, ठीक है। एस से निसार, एन एस, ए से होता है सैटेलाइट, ए से होता है एडेप्चर, आर से निसार, नासा इसरो सैटेलाइट एडेप्चर रेडार, ये निसार की फुल फॉर्म है। तो निसार है वो नासा इसरो सार, ठीक है। नासा इसरो सार एंड सैटेलाइट एडेप्चर रेडार है। ये लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। अभी लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, देखो अर्थ है, ठीक है, यहाँ से ऊपर कक्षाएँ हैं जहाँ पे अपन भेजते हैं, तो ऐसी कक्षाएँ अलग अलग है। तो यहाँ से 100 to 1000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है ना, वो आता है लियो के, लो अर्थ ऑर्बिट के तहत आता है। उससे ऊपर अलग अलग जो होता है, जो अपने जो सैटेलाइट है निसार, इसको भेजा जाएगा लियो में, मतलब 100 to 1000 के बीच में। जो ऊपर ऊपर ने पढ़ा था ना, क्या जो अपना क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो 450 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ये वो भी लियो में ही है, बट वो 450 पर है। तो इसको जो निसार भेजा जाएगा ना, वो भी लियो में भेजेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। आपने जब स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो लियो के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप एक बार स्टैटिक्स ढंग से पढ़ लो ना, आपको करंट अफेयर को इतना पढ़ने की वो नहीं पड़ेगी। अब निसार क्या करेगा, निसार करेगा इंटायर ग्लोब को 12 दिन में इंटायर ग्लोब को पढ़ेगा, उसका रिसर्च करेगा, उसके बारे में जानेगा और उसका डेटा है वो इकट्ठा करके आगे प्रोवाइड करने का कार्य कर। ये एक रेडार है जो डुअल बैंड सिंथेटिक एडेप्चर रेडार है, डुअल बैंड सिंथेटिक एडेप्चर रेडार है। इसमें 2 बैंड लगे होंगे, एक एल बैंड और एक एस बैंड, जो डेटा को हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर करेंगे और आगे प्रोवाइड करने का काम करेंगे। इसमें अलग अलग पेलोड बने हैं। पेलोड एक एल बैंड का पेलोड है, वो बना रहा है कौन, जो नासा बना रहा है। जो एस बैंड का है उसे इसरो प्रोवाइड करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। इसे लॉन्च करने के लिए व्हीकल का यूज़ किया जाएगा। इसमें कौन सा व्हीकल यूज़ किया जाएगा, तो लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, आपने ये पढ़ा होगा स्टैटिक्स में भी, LVM-3 के बारे में। LVM-3 है ना, उसे लॉन्च करने के लिए 3 स्टेज की यूज होती है। कौन कौन सी 3 स्टेज होती है, फर्स्ट इसमें होता है लिक्विड का यूज़ किया जाता है, फिर सॉलिड का यूज़ किया जाता है, थर्ड में क्या होता है, क्रायोजेनिक स्टेज होती है, क्रायोजेनिक स्टेज का यूज़ किया जाता है। तो 3 स्टेज में जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो यूज में है। इसमें हैवी जो पार्ट होता है उसको लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में भी आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा। एक बार स्टैटिक्स ढंग से पढ़ लो, इसको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें देखो 3 स्टेज को फॉलो किया जाएगा। निसार के बारे में हमने देखिए, निसार लियो में एक वेधशाला जिसे नासा इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा। इसे 12 दिनों के मानचित्रण करेगा और अस्थायी रूप से डेटा को प्राप्त करेगा। ये रेडार है जो उच्च रेजोल्यूशन डेटा को कैप्चर करेगा। एल बैंड एस बैंड इसमें लगे होंगे। एल बैंड नासा द्वारा और एस बैंड इसरो द्वारा बनाया जाएगा। एस इस ऐसे आई जाएगा आपको याद। और निसार जो इसको द्वारा लॉन्च किया जाएगा, LMV-3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और 3 माध्यम से ये लॉन्च करता। 3 स्टेज इसमें, वो मैंने बताया था, लिक्विड, सॉलिड और क्रायोजेनिक में ऑक्सीजन वगैरह का यूज़ किया जाता है, वो आपको पता ही होगा। ये देखो रेडार है, इसमें ये एल बैंड है जो नासा बना रहा है, फिर ये इसरो बना रहा है। ये इस प्रकार से मिलकर काम कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के बारे में, जो स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसे 25 साल पूरे हो गए। सबसे पहले लॉन्च कब किया था, 1988 में, 1998 में लॉन्च किया गया था। तो आज 25 साल पूरे हो गए और इसने इतने चक्कर भी लगा लिया। अर्थ के डेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए सक्सेसफुली इसने 25 साल पूरे कर लिए। इसके बारे में जानते हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो ये भी लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में है। 1998 में से लॉन्च किया गया था। अलग अलग 5 देश कौन कौन से हैं, USA, रसिया, मतलब देखो USA, रसिया, कनाडा, जापान और यूरोपियन यूनियन। इन देशों 5 देशों की, मतलब यूरोपियन यूनियन प्लस 4 देश, इन देशों की स्पेस जो एजेंसी है उन्होंने मिलकर
इसे 1998 में लॉन्च किया था और इसका काम था, ये सहकारी मतलब गवर्नमेंटल प्रोग्राम है जो देशों ने मिलकर किया था, और स्पेस में जाके रिसर्च करना, डेटा इकट्ठा करना और आगे डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का कार्य किया था। इसने काफ़ी सारे डेटा को इकट्ठा किया था, काफ़ी हेल्प करी थी। ये 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर इकट्ठा मतलब वहाँ पे लगाया गया था। ये एक क्राफ्ट है घूमने का, वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट है और घूमता रहता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जाके वहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते हैं और जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जाके रिसर्च करना ईजी होता है कि कम ग्रेविटी में किस प्रकार से काम किया, बहुत सारी वहाँ से जानकारी मिलती है, इसलिए स्पेस स्टेशन है। अब क्या हुआ कि रसिया के बीच में और जो अपने यूक्रेन उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो रसिया को बोला गया था आप इससे, रसिया ने खुद नहीं बोला था हम अलग हो सकते, पर फाइनली नहीं बोला, पर रसिया का कहना है कि 2028 में 2028 में रसिया से अलग हो सकता है, और इसका फाइनल एक्सपायर डेट है वो भी 2013 है, 2030 में ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। एंड दो लेकिन कनाडा जो इजराइल वगैरह सॉरी कनाडा और ईयू वगैरह है वो इसे कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं कि इसे और भी हम देखेंगे, रसिया के जाने के बाद भी हम कुछ इस पर और भी एडिशनल वो कर सकते हैं। और इसने क्या क्या डिस्कवरी की है, ड्रग से रिलेटेड की है, सिस्टम किया है, मतलब मेडिसिन वगैरह से भी और भी कई सारे इसने डिस्कवरीज की है। और इसे लॉन्च करने में सबसे पहले वो रसिया का ही जो एजेंसी थी उसने ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी और उसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। मतलब लॉन्च में तो बाकी सब ने भी सहायता की थी, रसिया की कुछ पेलोड ज़्यादा यूज हुए थे। इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल था। देखो हिंदी मीडियम अंतर्राष्ट्रीय, इसमें 25 साल पूरे हो गए हैं, 2018 से 11 तक काम करना था। कनाडा, इन 5 देशों द्वारा कौन कौन से 5, यूरोपियन यूनियन है, बस USA है, रूस है, कनाडा, जापान, इन सब देशों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। 430 या 450 किलोमीटर की है और मतलब ऊंचाई पर ये इसे लियो में लॉन्च किया गया था। और ये 90 मिनट में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसमें वहाँ पे खड़ा है। उसके साथ साथ में तब लॉन्च किया गया था और इसके जो भी बेनिफिट है वो भी दिखाए गए हैं। बाकी ये सब इसके न्यूज़ में आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, संविधान दिवस के बारे में। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में आपको पता ही होगा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था, संविधान दिवस। इसे लॉ दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उन्होंने सेलिब्रेट किया था जो अपना विज्ञान भवन है वहाँ पे संविधान दिवस को, इसलिए ये न्यूज़ में। देखो इसके बारे में बात करें तो अभी देखो US मतलब UPSC में ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे, तो इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि इंडियन कॉमर्स ये कि कॉमरेड कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस ये नवंबर 26 को मनाया जाता है। इनिशियली सेलिब्रेट लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है, बट ये 2015 में गवर्नमेंट पहले लॉ दिवस पहले कैसे लॉ दिवस के रूप में भी मनाया जाता था, बट 2015 में गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। आज से अब ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। पहले से काफ़ी तवज्जो दी जाती लॉ दिवस को, अब लॉ दिवस के साथ में इसके कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या बात है, इसका एम क्या है, इसमें ये पीपल को इनक्रेज किया जाएगा कि संविधान की जो वैल्यू है ना उसको बढ़ाया जाए। मतलब आप संविधान के प्रति प्रेम करो, संविधान में जो वैल्यूज़ दी गई है ना वो जो काफ़ी है, भ्रातृत्व वगैरह की जो इसकी प्रीलिम में इसका जो पहला पेज है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई है, तो उसके बारे में बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था। देखो ये वर्ड वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं भाई साहब, याद रखना एक बात हो रही है अडॉप्ट की, ठीक है। अब अडॉप्ट एक होता है इन्फोर्समेंट दो वर्ड है, अडॉप्ट और इन्फोर्समेंट। मतलब लागू कब हुआ था और परिवर्तन में कब आता है, लागू और परिवर्तन। हिंदी मीडियम लागू और परिवर्तन, अगर प्रीलिम में लिखा है संविधान मतलब कहीं भी आपको क्वेश्चन है संविधान लागू कब हुआ था, जब लागू की बात है लागू है नहीं, अडॉप्ट हमने तो एक्सेप्ट कब किया गया था, और एक दूसरा परिवर्तन कब हुआ था, परिवर्तन। तो दो वर्ड अलग वर्ड। अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था, अडॉप्ट हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को इसे इन्फोर्समेंट किया गया था, इसे लागू किया गया था, इन्फोर्समेंट किया गया था, ठीक है। दो चीज़ें अलग अलग है, एक अडॉप्ट है 26 नवंबर को 1949 को, और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दो चीज़ें याद रह जाएगी, अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। चलिए हिंदी में एक बार देख लो आप। और इसे कितना टाइम लगा था, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बता। अम्बेडकर जी थे वो जो इसके अध्यक्ष थे, प्रवर्तन जो भी अपनी जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके अलावा पहले ये सब याद फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, तो पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो GV मावलंकर जी थे, क्योंकि वो जो एल्डर थे इसलिए उनको बनाया गया था संविधान सभा के
जो हेड बनाए थे, क्योंकि पहले क्या था कि जो फ्रेंच एक ट्रेडिशन है कि फ्रेंच में जब से सबसे ज़्यादा जो वृद्ध होते हैं ना, जो ओल्ड होते हैं, उनको ही जो संविधान सभा है या उनका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जीवी मावलंकर, सॉरी मैंने गलती करी, सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये सबसे ओल्ड थे, इसलिए उनको बनाया गया था संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, मतलब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो पहले अध्यक्ष बने थे। बाद में 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था फाइनली, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना। इसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के जो भी है वो अलग अलग कमेटियाँ बनी थी, उसके अध्यक्ष भी आप पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत वगैरह में आप पढ़ाई होगा आपने। और जो ये अध्यक्ष को बनाया था फ्रेंच ट्रेडिशन से बनाया था। इसकी बुक किसने लिखी थी, मतलब संविधान लिखने का काम किसने किया था, इस पर पेंटिंग किसने करी थी, ये भी क्वेश्चन, जो पेंटिंग आपको याद ही होगा, जो लिखा गया था अपने बुक में भी लिखा गया ना, ठीक है। इसमें कौन सा कागज़ यूज हुआ था, तो पार्चमेंट शीट का यूज़ किया। पार्चमेंट शीट यानी एक ऐसा कागज़ है जो काफ़ी लंबा चरम पेपर होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसका साइज़ है 16x22 का इसका साइज़ है। ये सब चीज़ें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं एक बार बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना इसको, डिटेल में छोड़ना मत इस चीज़ों को। नहीं यार यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछी, तो ऐसा नहीं, यूपीएससी पूछ भी लेती है ये हिंदी मीडियम में। तो इतना ही था आज की डिस्कशन।